नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सक्सेस मंत्र की जो अगर आप फॉलो करोगे तो लाइफ में हमेशा सफल रहोगे। चाहे आप बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, आर्टिस्ट हो या कोई भी फील्ड में हो, बट अगर आप ये 5 सक्सेस मंत्र अगर फॉलो कर सके तो आप हमेशा ही सक्सेसफुल रहोगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन से ऐसे मंत्र हैं जिसे अपनाने से सफलता आपके कदम चूमेगी। तो पहला मंत्र है कड़ी मेहनत। जी हाँ दोस्तों, सफलता हासिल करने का सबसे पहला मंत्र है कड़ी मेहनत करना। याद रखें, कड़ी मेहनत को कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई शॉर्टकट वे नहीं है जिसे यूज़ करके आप सक्सेसफुल बन सकते हो। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अगर हम अपने पाठ्यक्रम की तरह जीवन को भी सरल रखेंगे और हर कठिनाई से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर कर रखेंगे तो इससे आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकेगा। दूसरा सक्सेस मंत्र है कि हमेशा खुश रहे। किसी भी परीक्षा के दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रहे। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें। पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखने से और खुश रहने से आपको सही डिसीजन करने में हेल्प होगी और इसके वजह से सफलता के तरफ आपका कदम बढ़ते जाएगा। कई बार जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या आपके खुश रहने से ही सॉल्व हो जाती है। सो ये ध्यान रखें कि आप हमेशा खुश रहें। तीसरा सक्सेस मंत्र है फोकस। जी हाँ दोस्तों, कोई भी काम करते वक्त आपको फोकस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई काम बहुत देर तक करते रहते हो लेकिन आप ये काम फोकस से नहीं करते, इसलिए आपको सफलता नहीं मिलती है। अगर आप प्री डिटरमाइंड होके फोकस रख के अगर वो काम करें तो डेफिनेटली वो काम सक्सेसफुल होगा। जब आप फोकस रखकर काम करते हो तो आपकी पूरी एनर्जी उस काम में जुट जाती है और यही चीज़ आपको हेल्प करती है कि वो काम आपका सफल हो जाएगा। चौथा मंत्र है संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में हमेशा बड़े सपने देखें और लॉन्ग टर्म गोल बनाए रखें। अगर कभी आपको ऐसा लगा कि आप हार रहे हो तो आपके सपनों को याद करें और ये याद करें कि आपके सपने इतने बड़े हैं कि इनके लिए ये छोटे छोटे संघर्ष कुछ भी नहीं है। और पांचवा मंत्र है कि अगर आप में कुछ कमी हो तो उस कमी को स्वीकारो। जी हाँ दोस्तों, ये विश्वव्यापी सत्य है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, लेकिन हम अगर अपने अंदर की कमियों को पहचान कर उन्हें स्वीकारें और उनको इम्प्रूव करने का ट्राई करें तो हम हमेशा ही सफल रहेंगे। तो ये थे 5 ऐसे सक्सेस मंत्र जिसे अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करोगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हुए बहुत बड़े डिसीजन को। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली मोदी जी ने चाइना पर टेक्नोलॉजिकल सर्जिकल अटैक कर ही दिया। इसकी हमको एक्सपेक्टेशन थी ही और बिल्कुल वैसे ही मोदी जी ने एक्ट किया। इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐसे पॉपुलर चाइनीज़ ऐप्स बैन कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन सिटीजन्स और इंडियन गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है क्योंकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो इन ऐप्स में स्टोर की जा रही थी और इसी को मुद्देनज़र रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि ये ऐप बैन कर दिए जाएंगे। इस ऐप की लिस्ट बड़ी लंबी है। 59 ऐप्स के लिस्ट में यूसी ब्राउज़र, टिकटॉक, शेयर इट ऐसे बहुत सारे फेमस ऐप्स हैं जो चाइनीज़ गवर्नमेंट को बड़ी अमाउंट में रेवेन्यू देते थे और इस रेवेन्यू का दरवाज़ा मोदी जी ने बंद कर दिया है। हम इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन का सपोर्ट और स्वागत करते हैं।
आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि पुराना दौर कैसा था। किसी शायर ने कहा है कि वो दौर पुराना था, वो कुछ और ज़माना था, जब पड़ोस अपना था और मोहल्ला ठिकाना था। न डर था, सब मानो अपना सा था, हर दूजा घर अपना और कोई न बेगाना था। तेरे घर की शादी मानो मेरे घर में होती थी, तब मैसेज नहीं घर घर जा बुलाना होता था। वो डीजे नाइट का नहीं, महिला संगीत का ज़माना था, जब चम्मच हाथ में लिए ढोलक बजाना होता था। ये वो दिन थे जब किराने वाले को कार्ड नहीं, पापा का नाम बताना होता था। एटीएम नहीं, ये वो सिक्के का ज़माना होता था। वो दौर पुराना था, वो कुछ और ज़माना था। जी हाँ दोस्तों, पुराने ज़माने की लाइफ कुछ अलग ही थी। तो लोग उस वक्त में अपनी लाइफ कैसे जीते थे, यही हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि तब के ज़माने में एंटरटेनमेंट के लिए क्या माध्यम थे। तब के ज़माने में बहुत सारे कॉमिक्स मिलते थे। चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, नागराज, ऐसे बहुत सारे कॉमिक्स अवेलेबल होते थे जो एक्चुअली पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। और ऐसा नहीं कि ये कॉमिक्स हमें ख़रीदना पड़ता था, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ अवेलेबल रहती थी जहाँ पे आप बहुत ही कम पैसे देकर ये बुक्स 1-2 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए घर ले जा सकते थे और बड़े आराम से पढ़ सकते थे। और ये बुक्स पढ़ने में आजकल के जो हम फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा मज़ा आता था इन बुक्स पढ़ने में। बच्चे बहुत सारे अलग अलग गेम्स खेलते थे, जैसे कंचे है, लुका छुपी है, पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाते वक्त भी आजकल के बच्चे मांझा और ये चीज़ें सब खरीदते हैं, लेकिन तब के ज़माने में ये सब चीज़ें लोग हाथों से बनाते थे। और जब मांझा बन जाता था तो उसको पतंग के साथ उड़ाने में बहुत मज़ा आता था। जो मूवीज़ देखने के शौकीन होते थे वो जनरली वीडियो शॉप्स में जाकर कैसेट्स रेंट पर लेकर, VCR रेंट पर लेकर उनको घर पे लाके देखते थे। लेकिन इसमें भी कुछ अलग ही मज़ा होता था। म्यूज़िक के लिए तब कैसेट्स आती थी जो हम टेप रिकॉर्डर में सुन सकते थे। तो ये जो भी इंटरटेनमेंट के माध्यम थे, ये आजकल के ज़माने के इंटरटेनमेंट के कंपैरिजन में जो हैप्पीनेस देते थे वो बहुत ज़्यादा देते थे। अब हम बात करेंगे कि तब के ज़माने में कम्युनिकेशन कैसा होता था। आजकल के लाइफ में अगर हमको किसी को कम्युनिकेट करना हो तो जस्ट व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजना होता है या ईमेल भेज सकते हो। लेकिन तब के ज़माने में कम्युनिकेशन के सिस्टम बहुत डिफरेंट थे। तब हम जनरली पोस्ट कार्ड यूज़ करते थे, जो जनरली येलो कलर का एक पेज होता था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस छोटे से पोस्ट कार्ड में सभी परिवार के सदस्य अपना अपना मैसेज सामने वाले परिवार को या सामने वाले बंदे को बड़ी आसानी से देते थे। और ये माध्यम बहुत इफ़ेक्टिव भी रहता था, क्योंकि इस पर जो मैसेज लिखा जाता था वो बड़े दिल से लिखा जाता था और बड़े इंटरेस्ट के साथ लिखा जाता था। और सामने वाला भी जिसे ये पोस्ट कार्ड लिखा जाता था वो भी हमेशा जब पोस्ट कार्ड जब पढ़ता था या पोस्ट कार्ड के लिए जब इंतज़ार करता था तो वो उसी ही इंटरेस्ट से उसको पढ़ता या उसका इंतज़ार करता था। और जो भी मैसेज होते थे वो बड़े इफ़ेक्टिवली भेजे जाते थे। इस छोटे से पोस्ट कार्ड में सभी लोगों की इमोशंस कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रहती थी। अब बात करेंगे न्यूज़ की। तो तब के ज़माने में जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी वो सचमुच ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी, ना कि आजकल के ज़माने के जैसे हर न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। आज के ज़माने में आपको हर 10 मिनट में या फिर हर 5 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है और इतने सारे न्यूज़ चैनल हो गए। लेकिन तब के ज़माने में एक ही चैनल होता था, DD नेशनल, जिस पे 7 बजे और 9 बजे न्यूज़ आती थी। 7 बजे जो रहती थी वो रीजनल लैंग्वेज में आती थी और 9 बजे जो होती थी वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आती थी। और इन आधे घंटे की न्यूज़ में आपको पूरे देश की खबर मिल जाती थी, और वो भी बड़े इफ़ेक्टिवली। अब हम सेलिब्रेशंस की बात करेंगे। लोग सिर्फ अपने परिवार के साथ ही नहीं बल्कि
पूरा मोहल्ला मिलकर, आजू बाजू के जो फैमिलीज होती थी, नेबर्स होते थे, सब मिलकर फेस्टिवल मनाते थे। जैसे कि दिवाली हो, दशहरा हो, तो इन फेस्टिवल्स में लोग एक दूसरे के घरों में इंटरेस्ट से जाते थे और जाके मिठाइयाँ खाते थे और बहुत सारे जो डिफरेंट जो व्यंजन बनाए हुए रहते थे वो बड़े इंटरेस्ट से खाते थे। हाँ, आजकल के ज़माने में भी ये होता है, बट उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना पहले होता था। अब हम वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जब किसी ने कंप्यूटर का इन्वेंशन निकाला था, इंटरनेट का इन्वेंशन निकाला था, तो इसका इन्वेंशन इसलिए हुआ था कि लोगों का टाइम बच पाए। लेकिन कंप्यूटर और इंटरनेट के इन्वेंशन की वजह से इसके एग्जैक्टली अपोजिट हुआ, क्योंकि सभी कंपनी के पास ये सुविधा आ गई और सभी कंपनीज लालची हो गई और इसलिए कंपटीशन बढ़ने की वजह से वर्कलोड भी बढ़ गया। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में जनरली ऑफिसेस का टाइम बड़ा फिक्स होता था और हाँ, काम ज़्यादा होता था, लेकिन घर को आने का टाइम या ऑफिस को जाने का टाइम जनरली फिक्स होता था और वर्कलोड इतना नहीं रहता था। तो दोस्तों, अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो क्या आप पुराने ज़माने में जाना चाहोगे या नहीं? ये हमें अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पर। अब लॉकडाउन खुल चुका है और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप में से बहुत सारे लोग पेड़ लगाने के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि कौन सा पेड़ लगाने से एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा? जी हाँ दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है पीपल का पेड़। माना जाता है कि इसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये पेड़ लगभग 80 फीट तक बढ़ सकते हैं और इस पेड़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की क्षमता है। ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ रात को भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर आप पेड़ लगाने के बारे में सोच रहे होंगे तो पीपल का पेड़ बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे आता है बरगद का पेड़। इसे हमारा नेशनल ट्री भी माना जाता है। ये पेड़ अपने आसपास की बहुत सी हवा को प्यूरिफाई करता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। ये पेड़ अपने आसपास के पोल्यूटेंट्स भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर आप पेड़ लगाने के बारे में सोच रहे होंगे तो बरगद का पेड़ भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है अशोका का पेड़। जी हाँ दोस्तों, अशोका का पेड़ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है और बहुत अच्छे मात्रा में अपने आसपास के पोल्यूटेंट्स भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप अशोका का पेड़ आपके आसपास के एरिया में लगा दो तो इससे आपके एरिया की ब्यूटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये पेड़ दिखने में बहुत खूबसूरत है। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है नीम का पेड़। जी हाँ दोस्तों, नीम का पेड़ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और हाँ, इसमें बहुत से औषधि गुण भी मौजूद है। नीम के पत्तों का जूस पीने से बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है। तो अगर आप पेड़ लगाने के बारे में सोच रहे होगे तो नीम का पेड़ भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है जामुन का पेड़। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा पेड़ ढूंढ रहे होगे कि जिससे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा हो, आपके आसपास की हवा भी प्यूरिफाई हो और साथ साथ में सीज़न में आपको कुछ फल भी खाने को मिले, तो जामुन का पेड़ सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थे हमारे हिसाब से 5 ऐसे पेड़ जिससे आप आपके आसपास की हवा बहुत अच्छे तरीके से प्यूरिफाई कर सकते हो और एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इस साल आप कौन सा पेड़ लगाओगे, ये हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं स्टीव जॉब्स की। जीवन में कभी भी निराशा हावी हो तो स्टीव जॉब्स की जिंदगी से जुड़े इन 5 सबक से आप प्रेरणा ले सकते हैं। आप हर दिन यह सोचकर जियो कि आज आखिरी दिन है। यह वो लाइन है जिसने एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की जिंदगी बदल दी थी। स्टीव जॉब्स की जिंदगी की कहानी फिल्म की तरह है। उनकी जिंदगी की कहानी से हम सफलता से जुड़ी कई बातें सीख सकते हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध भाषण स्टे हंग्री स्टे फुलिश दिया, जिसमें उनकी जिंदगी की कहानी पूरी दुनिया के सामने आई थी। कॉलेज ड्रॉप आउट थे स्टीव जॉब्स। स्टीव के जन्म से पहले ही उनकी मां ने उन्हें गोद देने का फैसला कर लिया था। दरअसल उनकी मां उनके जन्म के दौरान कॉलेज में पढ़ती थी और अविवाहित थी, इसलिए उन्होंने उन्हें गोद देने का फैसला कर लिया था। उन्हें गोद लेने वाले माता पिता ने उन्हें 17 साल की उम्र में कॉलेज भेजा, लेकिन उन्हें लगा कि उनके माता पिता के सारे पैसे उनकी पढ़ाई में खर्च हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। 20 साल की उम्र में दोस्त के साथ की एप्पल कंपनी की शुरुआत। स्टीव ने 20 साल की उम्र में अपने दोस्त वॉल्स के साथ मिलकर एक गैरेज में एप्पल कंपनी की शुरुआत की। 10 सालों में एप्पल ने ऊंचाइयां छू ली। एक गैरेज में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब स्टीव जॉब्स का विजन फेल हो गया और 30 साल की उम्र में ही उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। कैंसर से जूझते स्टीव ने नहीं हारी हिम्मत। स्टीव को एक डॉक्टर ने बताया कि वो कैंसर से पीड़ित है और कुछ ही दिनों में दुनिया छोड़ जाएंगे, लेकिन स्टीव ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने इस गति से काम किया जैसे कल उनका आखिरी दिन है। कैंसर की बीमारी से पीड़ित जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई थी। अब हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की जिंदगी से जुड़े सबक की। पहला सबक, हायर एजुकेशन हमेशा सफलता की गारंटी नहीं है। यानी अगर किसी वजह से आप डिग्री नहीं भी ले पाए हैं तो भी ऐसे में आपके अंदर की प्रतिभा आपको नए मुकाम पर पहुंचा सकती है। अपने दिल की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। दूसरा सबक, नाकामयाबी को अंत ना समझें। अगर आपके हाथ असफलता लगी है तो इसे एक सबक समझकर इस पर अमल करें, कभी भी इसे अंत ना मानिए। तीसरा सबक, बुरे से बुरे वक्त में भी अपने अंदर की जिंदा दिली और जीने की इच्छा को मरने मत दें। आप हमेशा आने वाले दिन को आखिरी दिन की तरह जिए। चौथा सबक, किसी भी काम या जगह को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे स्टीव ने एप्पल की शुरुआत एक गैराज से की थी, इसलिए छोटी दिखने वाली जगह एक दिन बड़ी हो जाती है। हिम्मत न हारे और सकारात्मक रहे। और 5वां सबक, आपका अतीत क्या रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप क्या बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपकी सफलता इसी में छुपी हुई है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो इस सदी के क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, जो इस सदी में बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से मोटिवेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलॉन मस्क की। एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिसका नाम हम जब भी कभी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की बात होती है तो सुनते ही हैं। किसी भी मुश्किल से न डरते हुए भविष्य की दूरदृष्टि रखने वाला एक बिजनेस मैग्नेट, ऐसी एलॉन की पहचान बताई जाती है। तो आइए जानते हैं कि एलॉन मस्क ने ऐसा क्या काम किया
जिसकी वजह से उनका नाम आज सारी दुनिया में प्रचलित है। तो हम एलॉन के बचपन से स्टार्ट करेंगे। एलॉन ने 10 वर्ष की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली थी जो कि एक आम ग्रेजुएट इंसान पढ़ लेता है। 12 साल की छोटी उम्र में ही एलॉन ने एक कंप्यूटर गेम बनाया और उसे एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने बिजनेस माइंड की पहचान बता दी थी। बचपन से ही बुक्स पढ़कर सॉल्यूशन ढूंढने की कला एलॉन ने हासिल कर ली थी। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है, ये एलॉन ने बचपन में ही सीख लिया था। आगे जाकर एलॉन को अगर उसके कंपनी का कोई एम्प्लॉय ये कहता था कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो वो उस एम्प्लॉय का एलॉन के कंपनी का आखिरी दिन बन जाता था। एलॉन का मानना ये था कि हम अगर चाहे तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ही सकते हैं। एलॉन ने अपना सारा बचपन रोज 10-12 घंटे बुक पढ़कर बिता दिया। खुद से इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस रखकर एलॉन हर प्रोजेक्ट पूरा कर देता था। एलॉन कहता था कि मुझे वो नहीं करना है जो पॉसिबल है, बल्कि मुझे वो करना है जिसकी ज़रूरत दुनिया में है। एलॉन अभी तक टोटल 9 कंपनियों के मालिक रह चुके हैं, जिसमें टेस्ला, सोलार सिटी, हाइपरलूप ऐसी नामांकित कंपनीज शामिल हैं। 1995 में अपने भाई किम्बल के साथ उसने Zip2 नाम की एक कंपनी स्टार्ट की, जिसमें उन्होंने खुद भी इन्वेस्टमेंट की और उनका कंसेप्ट सुनकर बहुत से और इन्वेस्टर्स ने भी इस कंपनी में योगदान दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी डायरेक्टर्स बढ़ते गए। एक समय पर डायरेक्टर्स को लगा कि इतना यंग पर्सन सीईओ नहीं रहना चाहिए और इस रीज़न की वजह से एलॉन को सीईओ के पोस्ट से हटा दिया गया। पर एलॉन ने अपना सफ़र जारी रखा। सन 2000 में टेक्नोलॉजी के फील्ड में आई हुई मंदी के कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने Zip2 एक फेमस कंपनी कॉम्पैक्ट को बेच दी। इस डील से एलॉन को, जिनके 7% शेयर इस कंपनी में थे, टोटल $22 मिलियन की कमाई हो गई। आगे जाके इसी पैसों से उन्होंने एक और कंपनी बनाई जिसका नाम था X.com। ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कंपनी थी। आगे जाकर ये कंपनी कॉन्फिनिटी नाम के एक कंपनी से मर्ज हो गई और इसी कंपनी का नाम आगे जाकर पेपाल बन गया। आज पेपाल ये कंपनी सारी दुनिया में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए फेमस है। पेपाल में रहते हुए एलॉन की उस कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर के साथ कुछ बहस हो गई। एलॉन जब यंग ही थे और उनकी नई नई शादी हुई थी। जब एलॉन हनीमून के लिए गए तो सीटीओ ने बाकी डायरेक्टर्स को अपनी ओर लेके एलॉन को कंपनी से निकाल दिया। फिर से एलॉन को अपनी ही कंपनी से निकलना पड़ा, पर तब तक एलॉन के शेयर की वैल्यू $135 मिलियन इतनी हो चुकी थी। अब एलॉन की नई कल्पना मंगल ग्रह पर लाइफ स्टार्ट करने की थी। उन्होंने इसी कल्पना के वजह से एक नई कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था स्पेस एक्स। बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें यहाँ आसानी से सक्सेस नहीं मिला और बैंकरप्ट हुए एलॉन को इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट बंद करने की सलाह दी। पर जो इतनी आसानी से हार मान ले वो एलॉन कैसा। उसने और एक प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी जिसमें उन्हें सफलता हासिल हुई। अब एलॉन की हेल्प नासा भी लेती है। रीयूजेबल रॉकेट, ये कंसेप्ट एलॉन ने ही सारी दुनिया के सामने लाया। नासा के लिए इक्विपमेंट्स, कार्गो और सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाने का काम अब स्पेस एक्स कंपनी करती है। स्पेस एक्स के साथ ही टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्टमेंट कर वो टेस्ला मोटर्स के भी सीईओ बन गए और एलॉन के एक्सपीरियंस से टेस्ला भी आज बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। तो दोस्तों, इतनी बार फेल्योर का सामना करते हुए भी हर बार एलॉन एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते गए। आज उनकी टोटल नेटवर्थ $20 मिलियन इतनी हो गई है। तो दोस्तों, हम में से बहुत लोग हैं
जो कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो एलॉन का आदर्श अपने सामने रख सकते हैं। याद रखिए, फेल्यूर से हारना नहीं है, उससे सही सीख लेकर फिर से नई एनर्जी के साथ एक नया काम स्टार्ट करके हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं भोसले इस मूवी का। मराठी बनाम उत्तर भारतीय मुद्दे ने एक समय में राजनीति में बड़ी हलचल मचाई थी। देश में कई तरह के विवाद हुए थे, हंगामे हुए थे, लेकिन अब तक सिनेमा में सिर्फ इस विषय पर केंद्र कर फिल्म बनाने की कुव्वत किसी ने नहीं दिखाई थी। यह काम मनोज बाजपेयी ने अपने होम प्रोडक्शन में कर दिखाया है। आपने हाल में अगर मलाल देखी होगी तो इस विषय पर सरसरी निगाह दौड़ाई गई थी, लेकिन इस बार भोसले में इसे विस्तार से और बहुत ही सटीक तरीके से दिखाया गया है। भोसले की खूबी है कि यह न सिर्फ रियलिस्टिक है, बल्कि अपने किरदारों को भी बिना तामझाम के और बिना भाषण के एक ज़रूरी मुद्दों को दिखाया गया है। तो बने रहिए इस पूरे रिव्यू में। तो पहले हम चलते हैं कि इसकी कहानी क्या है। फिल्म की कहानी प्रवासी और स्थानीय लोगों के बीच पनपते प्रेम और घृणा की कहानी है। कहानी गणेश चतुर्थी से शुरू होती है, जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, और ख़त्म भी इसके विसर्जन पर होती है। मसलन 11 दिन की फिल्म है। भोसले यानी कि मनोज वाजपेयी पुलिस में है और उनकी नौकरी के आखिरी दिन बचे हैं। वह अपने में रहने वाला आदमी है। दुनियादारी से उसका कुछ लेना देना नहीं है। वह अपने निराश जिंदगी में ही खुश है। वही उसके चौल में एक ड्राइवर रहता है जिसका नाम विलास है। उसको दुनिया में कुछ बड़ा करना है, इसलिए वह बिहारियों के खिलाफ सबको भड़का रहा है। बिहार मूल निवासी सीता वही रहती है और उसका भाई लालू भी वही रहता है। भोसले से वह अचानक एक रिश्ते से जुड़ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि सीता को एक बार फिर से अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। क्या ऐसे में भोसले कुछ कदम उठाता है या मूक बना रहता है? यही इस फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। इस फिल्म में क्या अच्छा है? फिल्म का क्लाइमेक्स शानदार और अनिश्चित है। वही आपको चौंकाता है और हैरत में डाल देता है। यह एक साइलेंट हीरो की शानदार कहानी है। किसी को अगर हीरो बनना है और कुछ करना है तो वह किस तरह शांत होकर भी कर जाता है, यह देखना फिल्म में दिलचस्प है। अगर अदाकारी की बात करें तो मनोज बाजपेयी के कंधे पर यह फिल्म है। हमेशा की तरह इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अदाकारी की है। उन्होंने कम संवाद कहकर अपने एक्सप्रेशन से कमाल किया है। वह पीड़ा दिखाने में, एकांत जीवन की पीड़ा दिखाने में भी सफल रहे हैं। संतोष ने भी अच्छा काम किया है। इप्सिता ने अच्छा किरदार पकड़ा है। फिल्म के कलाकारों ने बॉडी लैंग्वेज को बखूबी पकड़ा है। विराट वैभव का काम भी काफ़ी अच्छा है। ये फिल्म एक बार तो देखनी ज़रूर बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट चैनल पर। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं बेताल इस वेब सीरीज़ का। ऐसा लगता है मानो इन दिनों नेटफ्लिक्स लोगों को लुभाने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार उसके साथ नाकामयाबी ही लग रही है। विशेष रूप से नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट दर्शकों को पिछले कुछ समय से पसंद नहीं आ रहे, खास करके अगर हम बात करें हॉरर जनर की। 24 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हॉरर वेब सीरीज बेताल से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। पैट्रिक ग्राहम के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज में मुख्य किरदार में नजर आए हैं मुक्केबाज के विनीत कुमार और बहुत से वेब सीरीज में लीड रोल कर चुकी अभिनेत्री आहना कुमरा। आइए जानते हैं घोस्ट सीरीज के बाद ये नई हॉरर सीरीज दर्शकों को डराने में कितनी कामयाब और कितनी नाकामयाब रही। हिंदी हॉरर सीरीज के मामले में नेटफ्लिक्स को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। जी हाँ, इससे पहले नेटफ्लिक्स पर आ चुकी हॉरर वेब सीरीज घोस्ट सीरीज को भी दर्शकों ने कुछ खास पसंद नहीं किया था। अब बेताल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दर्शकों को बेताल किसी भी एंगल से डराने में कामयाब नहीं रही। आपको बता दें कि बेताल के निर्देशक पैट्रिक ग्राहम ने इसके पहले नेटफ्लिक्स के लिए घोस्ट सीरीज बनाई थी। पैट्रिक एक बार फिर से अपनी हॉरर सीरीज के माध्यम से दर्शकों को डराने में बुरी तरह से विफल रहे हैं। महज 3 घंटे की इस वेब सीरीज को 4 पार्ट में बनाया गया है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिली के तहत बनी इस वेब सीरीज का निर्देशन निखिल महाजन ने किया है। इसकी कहानी पैट्रिक ग्राहम और सुहानी कन्वर ने मिलकर लिखी है। तो क्या है इस वेब सीरीज की कहानी? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वेब सीरीज में प्लॉट को छोड़कर कुछ भी खास नहीं है। बेताल की कहानी किसी अन्य ज़ॉम्बी फिल्मों की तरह ही घिसी पिटी है। इसे इंडियन टच देने की कोशिश की गई है। इस वेब सीरीज की कहानी एक आदिवासी गांव की है, जहां एक पुराने टनल को खोलकर हाईवे बनाने का काम एक कॉन्ट्रैक्टर को सौंपा जाता है। इस टनल को खाली करवाने का काम आर्मी के स्पेशल टास्क फोर्स को सौंपा जाता है। इस टीम को लीड करते हैं विनीत कुमार। जब वो अपनी टीम के साथ गांव पहुंचते हैं तो आसपास के लोग उन्हें उस टनल से दूर रहने को कहते हैं। इसके बाद ही शुरू होती है हॉरर की कहानी, जहां कुछ सीन में आप भर सकर डर भी जाए, लेकिन कहानी आपको कहीं से भी यूनिक नहीं लगेगी। बेताल के लीड एक्टर विनीत कुमार अपने अभिनय का जलवा गैंग्स ऑफ वासेपुर और मुक्केबाज जैसी फिल्मों में दिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ अच्छा अभिनय करने के बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। बात करें आहना कुमरा की, तो उन्हें बेताल में अभिनय करने का मौका नहीं मिल पाया है। आहना के हिस्से बहुत ही कम सीन्स आए हैं। बाकी यदि आप घर बैठे बोर हो रहे हैं तो टाइम पास के लिए एक बार इस सीरीज़ को देख सकते हैं। बाकी की कहानी आप खुद देखें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ हम कुछ सस्पेंस आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप अपनी राय खुद बना सकें। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट चैनल पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं रक्तांचल इस वेब सीरीज़ का। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर 2 बातें इस वक्त काफ़ी कॉमन हो गई है। पहली ये कि 3 से 4 घंटे के कंटेंट को कई पार्ट में तोड़कर उसकी वेब सीरीज़ बना दी जाए। दूसरी, अगर हिट करना है तो क्राइम, हिंसा, गाली और देशी फॉर्मूला अपनाओ। दूसरे मामले में कई सीरीज़ काफ़ी पसंद की गई है, जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो की मिर्ज़ापुर, ZEE5 की रंगबाज और नेटफ्लिक्स की सेक्रेट गेम्स। अब इन्हीं 2 फॉर्मूलों को अपनाते हुए MX प्लेयर अपनी नई वेब सीरीज रक्तांचल लेकर आया है। उत्तर प्रदेश के क्राइम की कहानी है और साथ में सच्ची घटना से प्रेरित भी है। रुतम श्रीवास्तव ने वेब सीरीज को इसी फॉर्मूले पर गढ़ने की कोशिश की है। आइए जानते हैं वह इसमें कितने सफल रहे हैं। कहानी: एक समय था जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को पूर्वांचल के क्राइम का गढ़ कहा जाता था।
मामला तब ठेकेदारी का था। शराब की ठेकेदारी, कोयले की ठेकेदारी और रेलवे की ठेकेदारी। कट्टे के दम पर कई बाहुबली अपना वर्चस्व हासिल करना चाहते थे। ऐसी ही एक कहानी है रक्तांचल। गाजीपुर का एक बाहुबली वसीम खान, जिसके पास पूर्वांचल में राजनीतिक समर्थन हासिल है। इसके दम पर वह ठेकेदारी समेत कई धंधों पर अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं। उसके गुंडे गाजीपुर एक लोकल नेता को मार देते हैं जो ठेकेदार के खिलाफ मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा होता है। इस लोकल नेता का बेटा विजय सिंह भी बदले की आग में क्राइम की दलदल में उतर जाता है। वह वसीम खान को हर मोर्चे पर टक्कर देता है। तमंचे और बंदूक की इस जंग में लाशों की ढेर लगनी शुरू हो जाती है। अंत में किसका वर्चस्व हासिल होता है, यह जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी होगी। तो इसमें क्या खास है? सबसे खास है इसकी कहानी। एक सामान्य सा लड़का कैसे बेवजह क्रिमिनल बन जाता है, इसकी कहानी दिखाई गई है। जैसे ZEE5 की सीरीज़ रंगबाज और रंगबाज फिर से में दिखाई गई है। कहानी के अलावा निर्देशक रुतम इस मामले में कामयाब रहे हैं कि वेब सीरीज़ को देखकर आपको पूर्वांचल का एहसास होता है। आपको घाट, बालू के ठेके और कई बार भाषा भी बिल्कुल वैसी ही लगती है। ऐसा लगता है कि कहानी बनारस, गाजीपुर और जौनपुर के आसपास चल रही है। एक्टर क्रांति प्रकाश झा ने विजय सिंह का किरदार निभाया है। उनकी चाल ढाल और लुक काफ़ी कुछ उस समय के बाहुबली से मिलती है। उनकी एक्टिंग भी ठीक लगती है, लेकिन कहीं भी अरे वाह वाला मोमेंट नहीं आता है। छोटे छोटे किरदारों में नजर आए विक्रम कोचर, प्रमोद पाठक और चित्तरंजन त्रिपाठी भी एक्टिंग इसे दिखाने लायक बनाया है। खासकर शंकी पांडे के किरदार में आप विक्रम को बार बार देखना चाहते हैं। कहाँ रह गई कमी? ऐसा नहीं है कि आप भी वही फॉर्मूला हिट करा ले जो दूसरे करा सकते हैं। क्राइम की कहानी में सिर्फ आप स्टोरी नहीं सुना सकते हैं, इसके लिए इंटेंशन पैदा करना भी ज़रूरी है। यह वेब सीरीज़ कमज़ोर पड़ जाती है। लेखकों की रिसर्च ठीक ठाक है, लेकिन वह क्राइम की गहराइयों में उतर नहीं पाते हैं। मामला बस वसीम वर्सेस विजय का बनकर रह जाता है। इस वेब सीरीज़ की दूसरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है निकितन धीर की एक्टिंग। ऐसी क्रिमिनल बायोग्राफी में कोई भी हीरो नहीं होता है, लेकिन आपको लीड किरदार से सहानुभूति पैदा करनी होती है, जैसा गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैजल खान के साथ होता है। हालांकि फैजल इस मामले में लकी था कि उस रामाधीर सिंह है। इसके लिए का मजबूत होना ज़रूरी है। निकितन धीर एक बार भी वसीम खान के किरदार में जान नहीं डाल पाते हैं। न उनके चेहरे पर भाव आता है और न ही पूर्वांचल का लहजा वो पकड़ पाते हैं। निकितन चेन्नई एक्सप्रेस से हंगाबली ज़्यादा लगते हैं। ऐसी क्रिमिनल सीरीज़ के डायलॉग्स भी काफ़ी ज़बरदस्त होने चाहिए, जैसा आपको मिर्ज़ापुर में देखने को मिलते हैं। रक्तांचल के लेखक यहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनकी गाली में डायलॉग बनने का दम बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। एक दो कोशिश की गई है, लेकिन वह काफ़ी औसत है। अगर आपने नार्कोस, मिर्ज़ापुर और रंगबाज जैसी वेब सीरीज़ देखी है तो यह आपको काफ़ी कमज़ोर लगने वाली है। हालांकि अगर पूर्वांचल के क्राइम को देखना चाहते हैं तो रक्तांचल उनके लिए सही है। पूर्वांचल को जानने वालों के लिए इसकी कहानी भी जानी पहचानी है। कुल मिलाकर फिक्स मसाले और सब्जियों के साथ वेज बिरयानी बनाने वाली कोशिश की गई है, लेकिन अंत में मामला तहरी बनकर रह जाता है। तो आशा है दोस्तों आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन 5.0 की। 1 जून से लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू होने की संभावना थी, लेकिन सरकार ने अब लॉकडाउन खोलना शुरू कर दिया है और इसे अनलॉक 1 का नाम दिया है। यानी जिस तरह चरण दर चरण लॉकडाउन चला था, उसी तरह चरणबद्ध तरीके से इसे खोला जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके क्या है नियम।
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को खत्म कर दिया है और अनलॉक 1 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी रहेगी। हालांकि ज़रूरी गतिविधियों की मंजूरी रहेगी। अनलॉक 1 की ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेगी। जहां भी पाबंदी होगी वहां पर अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आइए जानते हैं अनलॉक 1 में क्या क्या कब से खुलेगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से सब कुछ खोला जाएगा। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। हालांकि ये सब शर्तों के साथ ही खुलेंगे। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे। राज्य सरकारें स्कूलों और बच्चों के माता पिता से बात करके स्कूल, कॉलेज खोलने पर फैसला कर सकते हैं। अभी जुलाई महीने से स्कूलों को खोलने की कोशिश की जाएगी, जिस पर राज्य अपने विवेकानुसार फैसला ले सकते हैं। जुलाई में ये तय होगा कि स्कूल खोलने हैं या नहीं। तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें आदि को खोलने पर विचार होगा। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ ज़रूरी सेवाओं की ही इजाज़त होगी। इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि कंटेनमेंट जोन में लोगों का मूवमेंट ना हो। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर घर का सर्विलेंस होगा। राज्यों की तरफ से कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन तय किए जा सकते हैं, जहां नए मामले आने की अधिक संभावना हो। इन बफर जोन में जिला प्रशासन अपने विवेकानुसार पाबंदियां लगा सकते हैं। जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी। एक से दूसरे राज्य के जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि राज्यों को अगर कहीं लगता है तो वह पाबंदियां लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी वह पहले से ही दे देंगे। अनलॉक 1 में भी 65 साल से अधिक के बुजुर्गों और 10 साल से कम के बच्चों के लिए दिशा निर्देश है कि वह बाहर ना निकले जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई और बहुत ही ज़रूरी वजह ना हो। आरोग्य सेतु ऐप की वजह से कोरोना के रिस्क के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है। ऐसे में सभी दफ्तरों को कहा गया है कि वह ये सुनिश्चित करें कि हर कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप हो। जिनके पास भी स्मार्टफोन है, जिला प्रशासन की ओर से भी लोगों से आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने को कहा जा सकता है। अब राज्य सरकारों को अधिक ताकत दी गई है। राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने तो प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती है। तो दोस्तों, सरकार ने अभी लॉकडाउन 5.0 और जैसे कि अनलॉक 1 जारी कर दिया है, बट फिर भी हमें इस कोरोना की लड़ाई को जारी रखना है और हमें अपने तौर पर जितना भी हो सके उतनी सुरक्षितता रखनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पर। आज हम बात करेंगे मशहूर फिल्म मेकर बासु चटर्जी की। बासु चटर्जी इनका 90 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। मिडिल क्लास फैमिली की गुदगुदाती और हल्के से छू जाने वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों ने बासुदा को सबसे अलग मुकाम हासिल करा है। आइए नज़र डालते हैं उनकी खास फिल्मों पर।
फिल्म का नाम है छोटी सी बात। यह फिल्म सबसे बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में शुमार की जाती है। इसमें अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में अशोक कुमार सपोर्टिंग रोल में थे। फिल्म के निर्देशन के साथ साथ इसकी कहानी भी बासु चटर्जी ने लिखी थी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट स्टोरी का अवार्ड भी मिला था। फिल्म में अमोल पालेकर ने शर्मीले युवक की भूमिका अदा की थी, जो अपने दिल की बात एक लड़की से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, तो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से मदद लेता है, जो उस लड़की का दिल जीतने के टिप्स देते हैं और उसमें कॉन्फिडेंस जगाते हैं। दूसरी फिल्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारी बहू अलका। इस फिल्म में राकेश रोशन, उत्पल दत्त और बिंदिया गोस्वामी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में एक यंग कपल की कहानी दिखाई गई थी, जो कि शादी के बाद थोड़ी प्राइवेसी चाहता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगली फिल्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बातों बातों में। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में अमोल पालेकर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में दो प्रेमियों की रोज़मर्रा की परेशानियों, कमिटमेंट को लेकर डर और पेरेंट्स के हस्तक्षेप जैसे मुद्दों को बड़े ही साधारण लेकिन रोचक तरीके से पेश किया गया था। फिल्म के दो गाने कहिए कहिए सुनिए और न बोले तुम न मैंने कुछ कहा आज भी बेहद पसंद किए जाते हैं। चौथी फिल्म जिस पर अब हम नज़र डालेंगे वो है खट्टा मीठा। इस फिल्म में अशोक कुमार, राकेश रोशन, बिंदिया गोस्वामी, राजू श्रेष्ठ, देवेन वर्मा, प्रीति गांगुली, रंजित चौधरी, विमल साहू, पर्ल पदमसी, प्रदीप कुमार, केष्टो मुखर्जी, डेविड अब्राहम, रूबी मेयर, इन सब ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसमें अशोक कुमार ने पारसी पुरुष की भूमिका निभाई थी, जो कि पत्नी के निधन के बाद अपने 4 बेटों की जिम्मेदारी अकेले निभाते हैं। वहीं नरगिस सेठना भी अपने पति के निधन के बाद अपने 3 बेटों और 1 बेटी की जिम्मेदारी में व्यस्त रहती है। उम्र के इस पड़ाव पर दोनों एक दूसरे से शादी का फैसला लेते हैं, तो क्या इनके बच्चे एक दूसरे के साथ रह पाते हैं? यही इस फिल्म में बड़े ही रोचक तरीके से दिखाया गया है। अगली फिल्म जिसका नाम है शौकीन, उसमें 3 अमीर दोस्तों की कहानी में अशोक कुमार, उत्पल दत्त और ए.के. हंगल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तीनों ही रंगीन जिंदगी का आनंद लेने के लिए गोवा पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात रति अग्निहोत्री से होती है। तीनों उस पर फिदा हो जाते हैं और इस दौरान कई स्थितियां बन जाती है जो हंसने पर मजबूर कर देती है। अब अगली फिल्म जिस पर हम नज़र डालेंगे उसका नाम है चमेली की शादी। फिल्म चमेली की शादी कहानी है एक शौकिया पहलवान चरणदास, जो की भूमिका अनिल कपूर ने निभाई है, और एक कोयला गोदाम मालिक जो पंकज कपूर ने निभाई है, उनकी बेटी चमेली यानी कि अमृता सिंह। इन दोनों की ये कहानी है। दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। हालांकि जब दोनों के परिवारों को इसके बारे में पता चलता है तो वे उनके रिश्ते का विरोध करते हैं और इस दौरान देखने को मिलती है ज़बरदस्त कॉमेडी। इन फिल्मों के साथ साथ टेलीविज़न पर भी बासु चटर्जी ने कई अच्छी धारावाहिकें दी है, जिनमें से कि ब्योमकेश बख्शी एक बहुत ही मशहूर धारावाहिक थी। भले ही वो आज हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनकी यादें उनकी बनाई हुई फिल्मों के ज़रिए हमेशा हमारे दिलों में कायम रहेगी। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ZEE5 पे रिलीज़ हुई चिंटू का बर्थडे इस फिल्म की। ईरान युद्ध के दौरान लगे लॉकडाउन में एक मिडिल क्लास परिवार अपने 6 साल के बेटे चिंटू का बर्थडे मनाने की तैयारी करता है। बाहर संकट है, लेकिन परिवार पूरी तरह से साथ है। केक बनाने से लेकर चिंटू के बर्थडे का जश्न मनाने के लिए ये परिवार पूरी तरह से एकजुट है। क्या होगा क्या नहीं, इस बात से बेफिक्र चिंटू के परिवार वाले इस खुशी के मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। इसी बीच बाहर गोलीबारी होने लगती है। फिल्म की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। संकट घड़ी में परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है,
वो खुद को कैसे बचाते हैं, यही सब कुछ इस फिल्म में देखने को मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान जहां भारी संकट है, वहां जन्मदिन मनाना एक नया मानदंड बन गया है। बच्चे अपने बर्थडे को लेकर खासा उत्साहित रहते हैं, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उनके बर्थडे में ना दोस्त आ पाते हैं, ना ही परिवार के बाकी सदस्य। इस फिल्म में चिंटू के बर्थडे में भी यही देखने को मिल रहा है। फिल्म 1 घंटे 23 मिनट की है। ऐसे में निर्माता ने फिल्म की कहानी कहने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया है। फिल्म में बेहद प्यार करने वाले अभिभावक विनय पाठक, तिलोत्तमा शोम आपको देखने को मिलेंगे, जिनका अभिनय शानदार है। वेदांत राज छिब्बर में 6 साल के चिंटू का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि फिल्म का कथाकार है। चिंटू फिल्म में बैक स्टोरी देता है कि सद्दाम हुसैन और जॉर्ज बुश की वजह से कैसे ईरान में युद्ध की भारी तबाही हो रही है। चिंटू फिल्म में बुश पर आरोप लगाते हुए कहता है कि उनकी वजह से वो अपना बर्थडे नहीं मना पा रहा है। चिंटू के माता पिता मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ चिंटू को आश्वस्त करते हैं कि वो उसकी इच्छाओं को इस संकट घड़ी में भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। संकट घड़ी में कैसे पूरा परिवार साथ है, बच्चे का छोटा सा सपना पूरा करने को परिवार लगा है, ये सब कुछ इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं चोक ऐसा बोलता है इस फिल्म का। तो आइए देखते हैं इसकी कहानी क्या है। एक लोअर मिडिल क्लास महिला सरिता बैंक की बोरिंग नौकरी के सहारे अपना घर चलाती है, जिसका एक भूला बिछड़ा सपना है कि वो सिंगर बनना चाहती है। पति सुशांत म्यूजिशियन बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। कई जगह काम करने के बाद खाली बैठा है। सुशांत पर एक रेस्टोरेंट के मालिक रेड्डी का कर्ज भी है, जहां सुशांत गिटारिस्ट के तौर पर काम कर चुका था। रेड्डी सरिता पर इस कर्ज को चुकाने का दबाव बनाता है और ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास परिवारों की तरह इस फैमिली की सबसे बड़ी चिंता भी पैसा ही है। अचानक एक दिन सरिता के घर में किचन के ड्रेनेज से नोट निकलने लगते हैं। इसके बाद से ही सरिता की जिंदगी बेहतर होने लगती है, लेकिन इस बीच पीएम मोदी नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं और इसके बाद एक बार फिर सरिता की जिंदगी में यू टर्न आता है। अब हम एक्टिंग की बात करेंगे। फिल्म मिर्जिया से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस सयामी खैर अपने रोल के साथ न्याय करने में कामयाब रही है। तमाम परेशानियों से जूझती लेकिन बिना किसी शिकवा शिकायत के अपने काम में तल्लीन रहने वाली खैर के चेहरे की मासूमियत, शांत आचरण और स्क्रीन प्रेजेंस साबित करता है कि वे भविष्य की भरोसेमंद कलाकार हो सकती है। वही फिल्म मुथौन में अपने रोल से प्रभावित करने वाले एक्टर रोशन मैथ्यू की ये पहली हिंदी फिल्म है और वो एक कम महत्वाकांक्षी और आलसी पति के तौर पर प्रभावित करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि एक बार फिर अमृता सुभाष अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस से सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रही है। अमृता मराठी सिनेमा की शानदार अभिनेत्रियों में से शुमार की जाती है। वे कश्यप के साथ रमन राघव 2.0 और सेक्रेड गेम्स में भी काम कर चुकी हैं। रमन राघव 2.0 में उन्होंने साइको रमन की बहन का किरदार निभाया था और उस फिल्म में जो एक सीन दर्शकों के जहन में रह गया था वो उनका डर और घबराहट के मारे रोना। इस दौरान उनके अद्भुत एक्सप्रेशन देखने को मिले थे। इस फिल्म में भी जब पीएम मोदी नोटबंदी का ऐलान करते हैं तो उनकी नर्वस कर देने वाली हंसी आपको हैरान कर देगी कि ये हंस रही है या रो रही है। इसके अलावा सेक्रेड गेम्स में नजर आ चुकी राजश्री देशपांडे भी अमृता और खेर के साथ अच्छी बॉन्डिंग करती दिखती है और गॉसिप और छोटी मोटी पार्टियों के सहारे इस सोसाइटी की प्रासंगिकता को दिखाने की कोशिश की गई है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के परपेंडिकुलर का भी इस फिल्म में छोटा लेकिन प्रभावशाली रोल है। बात करेंगे डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक की।
इसे निहित भावे की स्क्रिप्ट की कमी ही कहा जाएगा कि ये फिल्म क्लाइमेक्स में दर्शकों को उस स्तर का क्लोजर देने में नाकाम रहती है जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, और ना ही मुख्य किरदारों का कैरेक्टर आर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप इन किरदारों के साथ इमोशनल स्तर पर बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। हालांकि अनुराग हमेशा की तरह अपने कलाकारों से अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाने में कामयाब रहे हैं, और यही वजह है कि इस फिल्म से जुड़ाव बना रहता है। सिनेमेटोग्राफर राजीव रवि के बाद फ्लोरेंस डिसूजा अनुराग के नए सिनेमेटोग्राफर है, और मुंबई की मिडिल क्लास कॉलोनी को उन्होंने जिस तरीके से दिखाया है उससे लगता है कि अनुराग को राजीव रवि की कमी नहीं खिल रही है। हालांकि इस फिल्म का सबसे खास पहलू इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक है। इस फिल्म के लिए अनुराग ने इलेक्ट्रॉनिक और क्लासिक म्यूजिशियन कर्श काले के साथ हाथ मिलाए हैं, और कई मौकों पर उनका म्यूजिक इतना पावरफुल लगता है कि उसके आगे सामने चल रहा सीन फीका लगने लगता है। इस फिल्म में भी पीएम मोदी से जुड़े व्हाट्सएप किस्से, मीडिया में होते मोदी के महिमा मंडन, वोट को लेकर तंज कसने जैसे तमाम उदाहरण हैं जो फिल्म में दिखाए गए हैं, लेकिन चूंकि फिल्म प्रधानमंत्री के फैसले से जुड़ी है, ऐसे में ये सीन्स जबरदस्ती ठूसे हुए नहीं लगते। कश्यप खुद भी कह चुके हैं कि फिल्म के राइटर भावे ने पूरी कोशिश की कि इस फिल्म में मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कम से कम दिखाई दे और फिल्म के किरदारों को अपनी स्वतंत्र सोच दिखाने का मौका मिले, ताकि ये फिल्म भी ट्विटर का महासंग्राम ना बन जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिल्म कहीं ना कहीं चूक सी गई। इसके बावजूद मनी माइंडेड पूंजीवादी समाज में कैसे पैसा लोगों को चोक्ड यानी दम घोट देता है, इसके लिए फिल्म को एक बार तो देखा जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।